स्वागत है आप सबका समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की अगली श्रृंखला को लेकर के हम अपनी उपस्थित हैं। आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को फिर से लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति से अक्सर करके प्रश्न बनते हैं। तो धीरे धीरे हमारी यह श्रृंखला आगे जारी रहेगी, चैप्टर वाइज ये चलती रहेगी। तो आज हमने अपना पहला प्रश्न लिया है राष्ट्रपति से संबंधित। जो हमारा पहला प्रश्न है वह प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी मामले में माफ़ी देने की शक्ति है। यह आपको जो है बताया गया है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सी ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। डी ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही होगा, कौन सा सही नहीं है। ये आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी हो तो आप नहीं पर विशेष जोर देंगे। तो कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, जो कि सही नहीं है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, ना कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। अन्य विकल्प सही है। राष्ट्रपति के पास आपराधिक मामलों में माफी देने की शक्ति है। वे उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इस तरीके की प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपसे करा रहे हैं, ताकि आप जो है लगातार ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें और गलतियां ना हो पाए। ए ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति संसद को सत्र में बुला सकते हैं। बी ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति को वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका होगा कि राष्ट्रपति को वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि होती है। आवश्यकता नहीं है तो ये होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है और इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अन्य विकल्प सही है। ठीक है, और आप ये जान लीजिए राष्ट्रपति संसद को सत्र में बुला सकते हैं। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य संभालते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये कहा गया है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, संसद के सदस्य भी जो है इसमें शामिल होते हैं। संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं। केवल जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कह देना ये गलत हो जाएगा।
तो कौन सा सही नहीं है, यही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, अन्य विकल्प सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, ठीक है, और कार्यकारी शक्तियां संविधान द्वारा जो है ये निर्धारित होती हैं, ठीक है। और महाभियोग चलाने की जो आपकी प्रक्रिया है वो 61 में दी गई है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो संसद का कोई सदन आरोप लगाता है, ठीक है, और संविधान के अतिक्रमण के लिए ही उन पर ऐसा आरोप लगाया जा सकता है। तो कोई भी सदन आरोप लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें से कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति के पास माफी देने की शक्ति है। बी ऑप्शन आपका कह रहा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। डी कह रहा है राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी, कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं लौटा सकते, ठीक है। माफी देने की शक्ति भी है, राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति है, आप सभी को पता है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, अन्य सभी विकल्प सही हैं। उनके पास माफी देने की शक्ति है, मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की सलाह पर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह क्या, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फिर उसी तरीके का प्रश्न आ गया। ए ऑप्शन आपका कह रहा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति किसी भी समय संसद को भंग कर सकते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। डी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। तो यह प्रश्न आप बताइए, बताने का प्रयास करें आप लोग, ये अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये आएगा कि बी और सी में से क्या लगाएं। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद को भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी में से आपको लगेगा, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि किसी भी समय भंग नहीं कर सकते हैं। जब लोकसभा में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ठीक है, अगर लोकसभा की अवधि पूरी समाप्त हो रही है अपने समय पर, तब तो ठीक है, लेकिन केवल और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो ऐसा कर सकते हैं। जब तक पीएम सलाह ना दे तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते, अपने मन से जब चाहें तब नहीं। हाँ, ये है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, तो बाध्य हैं। जब दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया तब वो बिल्कुल स्वीकृति देंगे। केवल उस समय वो रोक सकते हैं कि जब उनके पास विधेयक भेजा गया और विधेयक को अपने पास रख लिया, जिसको आप लोग जेबी वीटो कहते हैं। जब दोनों सदनों से पारित हो गया तब बिल्कुल बाध्य है, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों सदनों से पारित हो जाए फिर जेब में रख लें, नहीं, उनको करना ही करना है, वो मजबूरी है उनकी, उनको अनुमति देना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं, इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति संसद को केवल तब भंग कर सकते हैं जब लोकसभा की अवधि समाप्त हो रही हो या प्रधानमंत्री की सलाह पर, अन्य विकल्प सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है जिसमें मतदान गुप्त होता है।
चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे बहुमत पूछ लिया है। ए ऑप्शन साधारण बहुमत, बी ऑप्शन विशेष बहुमत, सी ऑप्शन साधारण बहुमत और राष्ट्रपति की स्वीकृति, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। संविधान संशोधन विधेयक इंपॉर्टेंट है ये, तो आप सभी ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए, पारित होने के लिए उसको हमेशा विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक, और कुछ तो संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत का अर्थ है, ध्यान लीजिए, संसद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक सदस्यों का समर्थन उसको मिलना चाहिए, तब उसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 7वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए। ये तो आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है, जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, कम से कम 5 जो है न्यायाधीश होने चाहिए, जो है संविधान में संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होना चाहिए, और महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में ऐसा इसलिए ताकि विचारशील निर्णय लिया जा सके। कम से कम 5 होना चाहिए, अधिकतम कितने भी रख दिया जाए। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहा है, राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति किन परिस्थितियों में लागू होती है। आपातकाल घोषित करने की शक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ए है बाहरी आक्रमण, बी है आंतरिक अशांति, सी है वित्तीय संकट, डी है उपरोक्त सभी में। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है परीक्षाओं में, इसलिए इस प्रश्न को हमने रखा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी में, क्योंकि तीनों परिस्थितियों में वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, जो और आपका सशस्त्र विद्रोह हो गया है असल में, है ना, वित्तीय संकट में तो कर ही सकते हैं। तो इसमें आंतरिक अशांति से बढ़िया जो होगा वो होगा सशस्त्र विद्रोह को जो है वो कर दिया गया है। तो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों के बीच में अंतर आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। अक्सर करके इन्हीं में से प्रश्न फंसा देता है, लेकिन ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो प्रश्न आपका होगा उपरोक्त सभी में, बाहरी आक्रमण भी होगा, आंतरिक अशांति भी होगा, और वित्तीय संकट में तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए ये सभी हो जाएगा। सारे परिस्थितियों में आपातकाल घोषित कर सकते हैं, किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी एक राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, ये उनको आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लें। राष्ट्रपति का आपातकाल घोषित करने की जो है बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों में लागू होती है। ठीक है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों में लागू होती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संकट के दौरान भी आपातकाल घोषित करते हैं। आपातकाल घोषित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लिया जा सके, इसके लिए व्यवस्था संविधान में बनाई गई है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे आप सभी लोग जुड़िए। @समृद्धि IAS फर्स्ट या 1, इसको आप लोग यहाँ पे जुड़िए। और यहाँ पे हम लोग डेली का क्विज कराते हैं, कई बार क्विज हो रही है। रात में 9 बजे चैप्टर वाइज क्विज होती है। डेली के न्यूज़पेपर मिलते हैं आपको, इसलिए इन चीज़ों को भी आप लोग, और ये जो आपका PDF है, ये जो हमारे टेस्ट सारे चल रहे हैं, इसके PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़िए, वहाँ पे सारे PDF प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि IAS, @समृद्धि IAS।
ये तो टेलीग्राम लिंक है हमारा, यूट्यूब चैनल हमारा समृद्धि IAS के नाम से है, इससे आप लोग जुड़िए। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा दूसरा जो चैनल है वो है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, इसको भी आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसमें भी आपको तमाम जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं परीक्षाओं से संबंधित, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल से आपको तमाम दिन भर में इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, वो आपको निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और टेलीग्राम पे इस समय हमारी डेली का क्विज चल रहा है पीसीएस परीक्षा तक, तो इसीलिए आप सभी लोग बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए और अपना लाभ प्राप्त करिए। यूट्यूब चैनल को भी हमारे आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना हम लोग नवा प्रश्न लेते हैं। नवा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, ये पूछ लिया है। ए ऑप्शन आपका कह रहा है 4 वर्ष, बी ऑप्शन कह रहा है 6 वर्ष, सी ऑप्शन कह रहा है 7 वर्ष, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष, ठीक, अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष उनका होता है, तो इसमें से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अवधि ये 5 साल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या ही देखी जाए, ये आप सभी लोगों को जो है पता ही होगा। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता भी है। 57 में, 59 में इनकी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिना किराया दिए शासकीय निवासों का उपयोग करेगा, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना 10वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। 10वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है आपका मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है संसद अध्यक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा, क्योंकि सारे मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। असल में इसमें होना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, पीएम की सलाह होती है, पीएम सलाह देते हैं, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों सलाह देगा कि तुम किसको किसको रख लो, नहीं, पीएम सलाह देगा कि भैया इनको हम मंत्री की शपथ दिला रहे हैं। ठीक है, तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा है उसमें प्रधानमंत्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द लिखा हुआ है राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं, जो है ये पूछा कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति जो है कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सलाह, ये जो शब्द है ये थोड़ा सा मिसमैच करता है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यानी प्रधानमंत्री ही होगा। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद गठन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का गठन सरकार की कार्यकारी शक्ति को संचालित करने के लिए किया जाता है, जो पीएम के नेतृत्व में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्यसभा, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए यह प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो जाइएगा। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, ऐसा कोई लोकसभा राज्यसभा नहीं लिखा है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन की बात की गई है, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। तो होता है कि एक सदन आरोप लगाता है, दूसरा सदन उसका अन्वेषण कराता है। ठीक है, 14 दिन की लिखित सूचना दी जाती है, और कम से कम जिस सदन में यह शुरू हुआ है कम से कम उसके 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके वह संकल्प जो है का अपना आशय प्रकट ना कर दिया गया हो, यही लिखा हुआ है आर्टिकल में। आर्टिकल आपका ये 61 आ जाता है।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसी भी सदन की बात कही गई है तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, लोकसभा ना मार के चले आइएगा कंफ्यूज होके। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस सदन के 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया विशेष बहुमत से, ठीक है, तो उसी दिन राष्ट्रपति जो है अपने पद से मुक्त समझा जाएगा और इस दौरान उसको जो है क्या होगा, अपने माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका भी दिया जाएगा। चलिए आगे लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है? ये आप लोग सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न नंबर 12, ए है प्रधानमंत्री, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है संसद अध्यक्ष, डी है इसमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन, ठीक है, तो इसमें से आप लोग ये इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति के पद का सृजन ही इसीलिए किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु पदता या पद से हटाए जाने के दौरान जो है वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर सके। तो चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है और ऑप्शन में उपराष्ट्रपति नहीं है, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रपति की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था सलाह देती है? ठीक है, ए है आपका उच्चतम न्यायालय, बी है मंत्रिपरिषद, सी है राज्यपाल, डी है इसमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न बताने का प्रयास आप लोग सभी करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न भी इसमें आ गए हैं तमाम। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंत्रिपरिषद। 74 में है ये 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो होगी, हमेशा होगी। बिना मंत्रिपरिषद के पीएम की कल्पना ही नहीं है। तो इसकी राष्ट्रपति की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है ना। चलिए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख ले। राष्ट्रपति की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए मंत्रिपरिषद सलाह देती है। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करते हैं। यह प्रावधान राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को संतुलित करने के लिए दी गई है। ठीक है, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी एक पक्ष बहुत ताकतवर ना हो जाए। राष्ट्रपति को बहुत ताकत दे दिया जाता तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से काम करने लगता है ना। और दो जो है सत्ता के समूह जो उभर आते, एक तरफ प्रधानमंत्री होता कैबिनेट के अपनी कैबिनेट को लेके, मंत्रिपरिषद को लेके, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट होता। झगड़े की स्थिति बनती तो इसलिए दोनों के बीच में संतुलन कायम किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए अपना अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए है आपका प्रत्यक्ष चुनाव, बी है अप्रत्यक्ष चुनाव, सी है संसद द्वारा चयन, डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और मतदान गुप्त होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में आपका कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में निर्वाचक मंडल शामिल होता है जिसमें संसद के दोनों सदन के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का चयन व्यापक जनमत के प्रतिनिधियों के माध्यम से हो, लेकिन तरीका वही है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान के द्वारा ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति किन मामलों में सीमित होती है? कह रहा है ए ऑप्शन आपका है संघीय मामलों में, बी है राज्य कानूनों के मामलों में, सी है आपराधिक मामलों में, डी है इसमें से कोई नहीं। तो आप ये जान लीजिए इसका जो ऑप्शन होगा वो संघीय मामलों में होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति जो है वो
जो केंद्रीय कानून है यानी संघ सूची के विषयों तक है, जो संघीय कानून है संघ सूची के मामलों में जो है। और संघ सूची के मामलों में आप ये जान लीजिए आईपीसी, आईपीसी आपका आ गया। आईपीसी तो अब जो है बीएनएस हो गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सेना न्यायालय के द्वारा कोई भी दंड हो तो इसको आप लोग ध्यान में लीजिएगा, बीएनएस, इसको अब बीएनएस कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का नाम चेंज हो गया है। संघीय कानून के मामलों में राष्ट्रपति को जो है आप माफी देने की शक्ति है और राज्य कानून के मामलों में राज्यपाल को देने की शक्ति है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति संघीय कानूनों के मामलों में सीमित होती है। यह शक्ति उन्हें संघीय कानूनों के तहत दोषियों को माफ करने में, सजा कम करने में, निलंबित करने में या परिवर्तित करने के लिए दी गई है। माफी देने के लिए यह शक्ति न्यायिक प्रक्रिया के प्रति संवैधानिक प्राधिकार है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका के निर्णयों की पुनः समीक्षा करना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया वो अपने आप में सही होता है, सटीक होता है। इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि आपने जो है उसको पलट दिया, पलटना नहीं है। लेकिन ऐसी शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को कि वह जो है अगर उसके सामने कोई माफीनामा आता है तो उस पर वह विचार करे, विचार करने के बाद चाहे तो उसको माफी दे सकता है, यह उसका अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा रहा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है @समृद्धि IS1 फर्स्ट, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए मित्रों। बेल आइकान को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारी ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी और नई नई इसी तरीके से श्रृंखलाएँ आपको मिलती रहेंगी। हमारी जागरफी की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है उसके बारे में आप जरूर बताएं। कुछ परीक्षा ओरिएंटेड भी हम लोग लेकर के आए हैं, वो भी श्रृंखला आपको कैसी लग रही है उसको जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल से मित्रों आप लोग जरूर जुड़ें क्योंकि उसमें डेली का क्विज जो आपका चल रहा है इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दौरान ऐसे क्विजों की भूमिका बढ़ जाती है रिवीजन के पर्पज से। और उसमें आपको डेली का न्यूज़पेपर मिलता है, डेली के एडिटोरियल मिलते हैं। जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर हैं उन सब का एडिटोरियल आपको उसमें मिलता है। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जरूर और जरूर जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में।